नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भदौरिया समर्पण ग्रुप की ओर से आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्तमान समय में शिक्षा की महत्ता, और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओपी शर्मा जी। वर्तमान समय में शिक्षा की महत्ता के विषय पर आगे क्या बदलाव आ रहे हैं शिक्षा में, एजुकेशन में, इस पर चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कितने समय से शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम 1994 ईस्वी से MPPSC लोक सेवा आयोग में मेरा चयन हुआ था। तो 1994 ईस्वी से मैं उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ। बच्चे कैसे आगे बढ़ें और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसके लिए चिंतन मनन तो हम लोग करते ही रहते हैं। अब लेकिन जो आदमी दिखता है कि भाई प्रोफेसर बन गए हैं, उसके पीछे कितनी लंबी तैयारी करनी पड़ती है, वो वास्तव में अब बताने में कोई विश्वास करे न करे, लेकिन लगता है कि वास्तव में वही काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, ये कुल कहने की बात नहीं है, हम लोगों ने पालन किया है और अपने विश्वास के साथ बोल सकते। सर, अभी आज हम लोग इसी विषय पर वर्तमान समय में शिक्षा की महत्ता पर जो चर्चा करने वाले हैं, कुछ प्रश्न हैं मेरे जिनको मैं आपके अनुभवों के आधार पर इटारसी शहर और जिले के सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों तक मैं चाहूंगा कि उन प्रश्नों की हम शुरुआत करें। तो सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि वर्तमान समय में छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रकार, सर मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे कि वर्तमान समय में छात्र छात्राओं को किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिससे कि वे अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। देखिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कैसा, इसके पहले मैं कहूँगा कि एक अच्छा विद्यार्थी कैसे होना चाहिए। अगर एक अच्छा विद्यार्थी कौन होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उसकी दिनचर्या कैसी होती है, अगर वो विद्यार्थी अपने में उसको प्राप्त कर लेता है और ऐसा कि जैसे वो ये समझे कि अगल बगल के लोग, नाते रिश्ते लोग सब सोचें कि यार हमारा भी बालक उसके जैसा बन जाए। तो पहले अगर बालक तैयार हो जाता है मानसिक रूप से कि हमें कैसा बनना चाहिए, एक आदर्श विद्यार्थी की क्या लक्षण है, और इसके लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में ढेर सारे उदाहरण आज तक हमको मिलते आए हैं। तो विद्यार्थी पहले एक सच्चे अर्थों में विद्यार्थी हो जाए तो फिर शिक्षा, और आप जानते हैं कि शिक्षा का कहते हैं ना कि सभ्यतागत जो हर सभ्यता का जैसा परिवेश होता है, वैसे समाज की मानसिकता, शिक्षा का पाठ्यक्रम, सारी चीजों में बदलाव भी आता है। तो अब औद्योगिक क्रांति के बाद वाली जो हमसे पीढ़ियां हैं, क्योंकि मन हम सबका भारतीय है, प्राचीन गुरुकुल के प्रति श्रद्धा है और वास्तव में है लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, पहले सबसे अच्छा विद्यार्थी माना जाता था कि जो तपोनिष्ठ होता था, सेवा में हो, चरित्रवान हो। आज विद्यार्थी कौन, कितना ज्यादा पैसा कमा ले रहा है, क्या कर ले रहा है, तो अगर उसकी पात्रता उसने अपनी अर्जित कर ली है तो हमारी समझ से सारी बातें फिर गौण हो जाती हैं। न गार्जियन को चिंता करनी है, न विद्यार्थी को चिंता करनी। मतलब सर, कहने का मतलब यह है कि आज की जो शिक्षा है वो व्यावसायिक शिक्षा की ओर अग्रसर हो गई है। हाँ, व्यावसायिक शिक्षा की ओर अग्रसर हो गई है, और अभी वो कोई खराब बात नहीं है, लेकिन साथ साथ देखिए केवल व्यावसायिक शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं हो रही। अभी जो आजकल की, जैसे हमने देखा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, हमने देखा पाठ्यक्रम में इतना सुंदर बदलाव कि वास्तव में उसके लिए अगर हम अध्यापक उस पाठ्यक्रम को पढ़े और पढ़ना पड़ रहा है, तो व्यावसायिक शिक्षा भी हम अर्जित करें, लेकिन पहले सच्चे अर्थों में हम एक इंसान, एक नागरिक तो बन सके कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा सोच का स्तर कैसा है। तो व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ मैं देख रहा हूं आज का जो पाठ्यक्रम है, जो बातें हैं, उनमें मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाने का भी प्रयास है। अब वो कितना बन पाता है, वो अध्यापकों के पुरुषार्थ और विद्यार्थियों की मनोदशा पर सब निर्भर करता है। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा आज की जो परिस्थितियां हैं, भाई आज की जो परिस्थिति यह है कि पहले की बात थी कि जब एक कमाता था 10 को खिलाता था,
आज की परिस्थिति ऐसी हो गई कि जो कमाएगा वही खाएगा। तो बदलाव आया है। जी तो भारतीय संस्कृति है हमारी, हम जुड़े हुए हैं और ये सब है, कर्तव्य का भाव है। लेकिन आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है और उसके लिए पाठ्यक्रमों में भी जो बदलाव हुआ है, और जो कि हम पूरी अच्छी तरीके से हम पाठ्यक्रम को न समझ पाते हैं और न समझा पाते हैं। नहीं तो योजनाएं बहुत अच्छी हैं, अगर उसको प्रसन्नता पूर्वक सच्चे एकदम क्या बोलेंगे राष्ट्रभक्ति के भाव से अगर हम देखें तो सारी योजनाएं भी अच्छी हैं। आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ साथ देखिए, मेरा तो कहना है, जैसे विवेकानंद बहुत कहते थे, लाइन उनकी बहुत अच्छी मुझे लगती है कि यदि व्यक्ति को सच्चे अर्थों में धार्मिक बना दिया जाए, सच्चे अर्थों में धार्मिक बना दिया जाए, तो उसके जीवन की सारी समस्याएं, वो अच्छा विद्यार्थी भी हो जाएगा, अच्छा नागरिक भी हो सकता है। तो अब मैंने कहा कि सारा फोकस हमें करना चाहिए कि एक विद्यार्थी का व्यक्तित्व को गढ़ना है कैसे, और उसके लिए माता पिता के पास समय नहीं है। पूरा मीडिया सारी डिजिटल और चारों तरफ बिगड़ने के लिए आपको प्रयास ही नहीं करना है। अब ऐसी स्थिति में पेरेंट्स के पास समय नहीं है। तो अब एक मतलब सर, आपके कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में वो सारी शिक्षाएं हैं जो एक अमूमन एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, जो उसके व्यक्तित्व विकास के लिए भी आवश्यक है और सामाजिक विकास के लिए। बिल्कुल, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अधिकांश अध्यापकों को ही कुछ पता नहीं। मतलब हम आज की जनरेशन जो है वो केवल किताबी ज्ञान की तरफ भाग रही है, ना कि अध्यात्म और हमारे ग्रंथ और शास्त्रों का जो पहले हमारे बुजुर्ग कराया करते थे कि शाम को बैठकर रामायण के 4 दोहे पढ़ना है, वो आज जो संस्कृति में नहीं रहा है। आज इन बातों को सुन के लोग कहेंगे कि बड़ा दकियानूस आदमी है, लेकिन अब समझ में आता है कि क्या कारण है कि जहां पर लोग ज्यादा कमाने वाले भी हो गए हैं, लेकिन माता पिता के चेहरे पर आप चिंता की लकीरें देखते, उनको समझ में आता है कि हमने, वही बात है कि भाई कार तो दे दिया लेकिन संस्कार नहीं दी। बिल्कुल। अब इसके कारण जो है कमा भी रहा है विद्यार्थी, लेकिन जो एक उसका जो एक उद्देश्य होना चाहिए था वो पूरा नहीं हो पा रहा। जानते हैं, प्राचीन ग्रंथों में कहा गया कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो हमें विमुक्त कर देती है, किससे? अज्ञानता से, अविद्या से। आज की विद्या क्या रह गई है? बस किसी तरीके से हम धन कमा लें, अच्छी बात है, धन तो बहुत जरूरी है, लेकिन वह धन जो कि धर्म की आधारशिला पर खड़ी हो, वही निर्माण करेगा। नहीं तो धन विध्वंस भी करता है और पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता, मतलब ये संसार रहने लायक ही नहीं। आप देख रहे होंगे समाज में कि सारी तरह तरह की बदमाशियां जो भी हैं, वो उसके पीछे कहीं न कहीं नहीं, कोई लड़का अगर तेज गाड़ी चला रहा है, बिगड़ैल है, भला कमाने वाले पैसे वाले का लड़का। हाँ बिल्कुल। तो सर, मेरा एक अगला प्रश्न है आपसे कि छात्र छात्राओं को आज के समय में शिक्षा से संबंधित किन चीजों को ग्रहण करना चाहिए और किन चीजों को छोड़ना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि हम कि उसे अच्छी किन बातों को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए और किन चीजों को अपने से दूर रखना चाहिए ताकि वो अपने भविष्य में आगे बढ़ सके। देखिए, हमने देखा है जो अभी तक का अनुभव है कि तमाम विद्यार्थियों में तमाम भटकाव भी है। हम अपने कॉलेज में ही देखते हैं, कान में मोबाइल का वो ईयरफोन डाले हुए घूमे जा रहे हैं बदहवासी में। इतना उनको कहो कि बेटे तुम्हारा पहले टारगेट सेट करो, तुम्हें बनना क्या है। जब टारगेट नहीं सेट करोगे तो आप मेहनत ही नहीं करोगे। आपको लगता है हमें सुबह ट्रेन पकड़नी है 4 बजे भोर वाली, छत्तीसगढ़ पकड़नी है, तो बिल्कुल अलार्म लगाते हैं, अलार्म के पहले ही हम उठ भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन मस्तिष्क को तैयार कर रखा है कि अगर ट्रेन नहीं पकड़ेंगे तो हमारे आगे की योजना नहीं हो पाएगी। तो हमें विद्यार्थी को एक टारगेट सेट जरूर से करना चाहिए। और देखिए, आत्मा से हर कोई बात करता है, कर सकता है, अगर थोड़ा सा शांतचित्त होकर के थोड़ी अपने से बात करना सीख ले, थोड़ा सा, कि हमें आत्मिक आनंद कहाँ मिलता है। खूब पैसा कमाने में या पैसा थोड़ा कम हो, लेकिन कार्य का जो एक संतोष होता है, जहां मैं रहूंगा वहां मैं अपनी आत्मा के अनुरूप अपना बेस्ट दे सकता हूं। तो विद्यार्थी अगर टारगेट सेट करे पहले, वो अपने व्यक्तित्व के अनुरूप, अपने संस्कारों के अनुरूप, क्योंकि भगवान ने हर किसी को अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग उसका वो दिया है, क्षमता दी है। कोई बहुत अच्छा नागरिक हो सकता है, कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, कोई बहुत अच्छा समाज सेवी हो सकता है,
है कि नहीं? तो बिल्कुल। अपनी क्षमता को पहले भीतर से बात करें, देखें। जी और अध्यापक का भी काम, असल में सच्चा अध्यापक का तो वो है कि भाई जो विद्यार्थी के अंदर छुपी हुई क्षमता को, ऊर्जा को जगा दे कि तू ये बन सकता है। बिल्कुल। ये सर, जी सर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि प्राचीन शिक्षा पद्धति और वर्तमान शिक्षा पद्धति दोनों में बहुत सारे परिवर्तन देखने को आज मिल रहे हैं। तो प्राचीन शिक्षा पद्धति ज्यादा बेहतर थी या वर्तमान शिक्षा पद्धति ज्यादा बेहतर है? तो दोनों के विषय में थोड़ा सा आपने विचार देखिए, प्राचीन विद्या पद्धति का तो कोई तुलना ही नहीं है, और आज भी पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी नजर से देख रही है कि पहले तो प्राचीन पद्धति थी हमारी कैसी थी, पाठ्यक्रम क्या थे, पढ़ाई लिखाने के विषय क्या थे। जब हम लोग देखते हैं कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय, पता लगा कि देश विदेश से लोग पढ़ने आ रहे हैं, और जो गार्ड होता है बाउंड्री के गेट के पास में, कहते हैं कि वही असली परीक्षा तो वही ले लेता था कि आप इस कैंपस में प्रवेश करने लायक हैं कि नहीं है। 10 में से एक ही प्रवेश करता था, 9 को गार्ड ही बाहर कर देता था। तो कितनी उच्च व्यवस्था रही होगी, क्योंकि वह गुरु केंद्रित व्यवस्था थी। विद्यार्थी गुरुकुल में जाते थे और गुरु अपने को गुरु की अनुभूति भी करता था, और सच्चे अर्थों में उसको लगा कि हम एक अच्छा श्रेष्ठ नागरिक तैयार करते हैं, हम उसकी आत्मा का विकास करेंगे। लेकिन आज आत्मा और ये सब की बातें तो वर्चुअल और आदि आदि हंसी लोग उड़ाएंगे, लेकिन जो तमाम संपन्नता आ गई है, हम भी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, आगे और दूसरी तीसरी के प्रयास में चल रहे हैं। लेकिन ये सब अगर जिसके लिए हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है, तो प्राचीन जो गुरुकुल प्रणाली थी वो हैप्पीनेस के इंडेक्स पर काम करती थी कि कैसे उसमें एक तेज होगा, वो समाज के लिए कितना उपयोगी हो सकता होगा, केवल वह पेट तक की चिंतन करेगा या प्राणी मात्र की चिंता करेगा। तो प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन रह गया कि सभ्यता के विकास के साथ साथ परिस्थितियां बदली हैं। लेकिन हम उन मूल्यों को अगर आज लें, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन हो क्या भाई, अब टीचर्स की भर्ती है, जिनकी मेरिट नंबर ज्यादा वही हो गया। लेकिन उसके लिए तो टीचर के मन को पढ़ना कि क्या हो पढ़, उसके भीतर में कितना देने की जिज्ञासा कितनी है, संस्कार उसका कैसा है। अब डेमोक्रेसी के द्वारा ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं, वह है तो बहुत कठिन है। लेकिन चिंतन मनन के द्वारा शायद धीरे धीरे हो तो शायद अपने लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। सर, वर्तमान छात्र छात्राओं में जो व्यक्तित्व में परिवर्तन आ रहा है, उनके नेचर में जो बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, व्यक्तित्व में परिवर्तन जो आप सही कह रहे हैं, ऐसे ऐसे ड्रेस, ऐसी सी अच्छा भला बाल, काजनी का पीला सफेद, नए नए बच्चे और बच्चियां, सारी चीजें अब देख करके हम लोग जो बहुत क्या करें। तो ये जो उनके इसके पीछे कारण क्या है जानते हैं? स्वामी विवेकानंद एक शब्द बोला था, एक वाक्य था कि इमिनेशन इज सुसाइड, कि जो ही हम नकल करते हैं तो हम अपना व्यक्तित्व खो देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन अब हमको लगता है कि उसके हीरो हीरोइन जैसा हम भी ऐसा तैसा, तो हम वैसा हो जाएंगे। यानी आपका आत्मविश्वास नहीं है। आप जैसे भी हैं खूबसूरत है, अपने पर विश्वास करना सीखे, आत्मबल होना चाहिए। तो अब ये विचारों की पूंजी बच्चों में न संस्कार है, न कोई बताने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर समाज में लोग उसकी महत्ता को समझें, केवल भौतिक संसाधन और ऐसे तैसे की चिंता तो होती है, लेकिन एक विद्यार्थी का आत्मबल कैसे होगा कि सोना पड़ा होगा मेरे लिए मिट्टी के समान है, मैं मुफ्त का लूंगा नहीं, या आत्मगौरव, ये संभव हुआ है। तमाम संस्थाएं कार्य कर रही हैं, हमने स्वाध्याय परिवार का बहुत अच्छे से देखा है। तो एक ये हो कि हम मुफ्त का लेंगे नहीं, चरित्र हमारा ऐसा होगा कि लोग लालायित होंगे हमारा जैसा बनने के लिए, गार्जियन अपने बच्चों को हमारे जैसा बनाना चाहेंगे, हमारा व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा, इतना प्रभावी होगा। अब ये बच्चों में अगर एक जुनून पैदा, एक बीज डाल दिया जाए कि उसका उठना बैठना बोलना चालना सब कुछ इतना संस्कारित हो, इतना मूल्यवान हो कि लोग लालायित हो कि यार मेरा भी बच्चा ऐसा हो। कुछ बच्चे देखते नहीं, ऐसा उनका व्यक्तित्व होता है, औरा होता है, वो चुप भी हो रहते हैं तो भी लगता है कि नहीं यार कोई बहुत अच्छे परिवार का, बड़े संस्कारवान परिवार का लड़का है।
तो उसका वेशभूषा, लेकिन अब है क्या कि बच्चे बाहर की नकल होकर उनके भीतर की आत्मा से मुलाकात ही नहीं हो पा रही, भेंट नहीं हो पा रही। अब उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, समाज अगर लोग चाहें, बड़ा बहुत अच्छी बात मिलेगी कि इस मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मानो जैसे खोया हुआ रत्न हम लोग फिर शायद पा जाएं। निश्चित रूप से असली समस्या का समाधान तो यहाँ से होगा कि जिस दिन ही हो जाए हर बच्चा कि हम स्वाभिमानी रहेंगे, फ्री का लेंगे नहीं, मुफ्त का लेंगे नहीं, पसीने की कमाई खाएंगे, ये अगर विश्वास हो जाए तो कोई भी राष्ट्र, कोई भी हो, महान कैसे बनता है कि उस राष्ट्र के नागरिक का चरित्र कैसे है। और भारत विश्व गुरु फिर से हो सकता है अपने अध्यापकों, अपने नागरिकों, अपने विद्यार्थियों के अगर भीतर में वो भूख पैदा हो जाए, वो चीजें हो जाए तो। सर एक प्रश्न और था कि क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है शिक्षा जगत से और बहुत सारे छात्र छात्राएं आपके सानिध्य में बहुत उच्च पदों पर पहुंचे भी हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस हुए हैं। और तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आज जो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, जो उनके अभिभावक हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश हो? देखिए, अब उम्र के साथ साथ अनुभव तो थोड़ा बढ़ता है। जाहिर है कि 10 साल पहले तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन अब जब जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो थोड़ा थोड़ा बोध होने लगा है कि हमें लगता है कि भाई जो प्रशासनिक अधिकारी हो गया, जो ए हो गया, जो ओ हो गया, वही सफल है और सारी बातें हैं। लेकिन जब हम स्वयं से प्रश्न करते हैं कि हम कितने कलेक्टर को, कितने एसडीएम को जानते हैं, लेकिन अन्ना हजारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जीवन में संतोष के लिए पूरा मैदान खाली पड़ा। हमें अपनी दृष्टि बदलनी। आप एक अच्छे नागरिक हो जाएं, एक अच्छे समाज सेवी हो जाएं, एक अच्छे धर्माचार्य हो जाएं। आप जिस भी भूमिका में हो, कितना पैसा आप कमाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब यह महत्व, अगर आप इसकी बात नहीं करेंगे तो वही अष्टावक्र की जो कहानी याद आती है कि जब लोग उनके रूप रंग वेशभूषा को देख करके मजाक उड़ाते हैं जनक की उस दरबार में, तो कैसा उन्होंने मजाक, कैसा व्यंग्य किया कि हम किन लोगों के मानो दर्जी और किन किन के बीच में मानो आ गया हूं, जहां आत्मा का कोई चर्चा नहीं हो रही। हमारा रूप रंग वेशभूषा, ज्ञान के धरातल पर कोई बात, कोई टिकाई, कोई उस दृष्टि से हमें देख नहीं रहा। तो समाज की जो दृष्टि है, आपने जो कहा कि भाई गार्जियन और ऐसे, मेरा तो कहना है कि मैं भी एक गार्जियन हूँ, 2 बच्चियों का पिता भी हूँ कानूनन, वैसे सारी बच्चियां हमारी हैं, लेकिन तकनीकी रूप से जिनका दायित्व है, तो पहले कि नहीं तो ये बन जा, वो बन जा, और अब लगता है कि नहीं, मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम्हारा हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तुम मुस्कुराते रहो, जीवन के प्रति संतुष्ट रहो, और जितना बेस्ट कर सकते हो, जिस समय आप जितना बेस्ट कर सकते हो वो आप करो, उसमें कोई कमी नहीं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हमसे भी योग्य लोग इंदौर लोक सेवा आयोग में थे, हमारे ही विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, 2 का चयन नहीं हुआ और मेरा हो गया। 100% भाग्य भी साथ देता है, नियति का खेल है। और कभी कभी तो लगता है कि नहीं, आप अपना कर्म करिए, नियति ने आपको निश्चित कर रखा है। अपने से हिट विकेट मत होइए कि तुम उखाड़ करके और सफलता नहीं मिली तो बस सुसाइड कर ले रहे हैं और इधर उधर और ड्रग आदि आदि आदि। आप तो मतलब एक ईश्वर में विश्वास करिए कि एक न एक दिन आपको जो आपके भीतर में जो लालसा पैदा हो रही है, जो चल रही है भीतर, वो एक दिन निश्चित रूप से वो आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। तो मैं तो गार्जियन से यही कहूंगा कि आप बच्चे को सिर्फ प्रसन्न रखिए, उतनी ही उसकी आवश्यकताएं पूरी करिए, जिससे कि भाई अब बिगड़े नहीं। अब आज का युग है, मोबाइल आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ी बहुत काउंसलिंग, थोड़ी बहुत ये सब करना पड़ेगा। अब विद्यार्थी को कि नहीं, जैसे बार बार होता है कि भाई इतना परसेंट, उतना परसेंट, कोई परसेंट नहीं। अब बात जो बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी कितना परसेंट पाए, विश्व में चर्चा हो रही, विश्व में चर्चा। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कैसो मिलता तो थोड़ा सा, मतलब एक बार चरणें छू लेते जाके। कितने कलेक्टर को कौन जानता है? तो मैं नहीं कह रहा हूं कि अंगूर खट्टे हैं, हम बेहतर जहां हम संतुष्ट हैं जीवन में कि परमात्मा हमको जिस लायक समझा है वो निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए बेहतर। तो गार्जियन से तो मैं यही कहूंगा कि बच्चे को आप प्रसन्न रखें, जीवन की तमाम थोड़ा धर्म आध्यात्म में उसको रखना, थोड़ी उसकी दिनचर्या को धार्मिक आध्यात्मिक में रखना। विवेकानंद भी यही कहते थे, सारी समस्याओं का समाधान। तो मैं तो यही कहूंगा कि परमात्मा में विश्वास करें और
नैतिक चारित्रिक जो जीवन मूल्य हमारे रहे हैं, सत्यमेव जयते वाला, उस पर विश्वास करें। दुनिया के ताम झाम भड़क और ये वो सफलता असफलता, ये सारी चीजें 2 दिन में सफलता असफलता की कहानी खत्म हो जाती है। हम मूल जो हमारा जो धरातल है, हम एक अच्छा नागरिक बने और निश्चित रूप से मुस्कुराता हुआ चेहरा समाज को भी खुशियां बांटेगा, घर में खुशियां बांटेगा। और नहीं अपन तमाम घटनाओं को देखते हैं कि 1 करोड़ का पैकेज है और उनका जीने का मन नहीं कर रहा। तो निश्चित रूप से हम जीवन को समझें थोड़ा। सर मैं एक चीज और चलते चलते एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि आज जो नई जनरेशन है वो समाज के प्रति अपने दायित्वों से कहीं ना कहीं विमुख हो रही है। हर व्यक्ति का अपने समाज के प्रति, अपने आसपास के माहौल, अपने परिवार के प्रति जो दायित्व होता है वो दायित्व से वो विमुख हो रही है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमारी पुरानी पीढ़ी को भी भुगतना पड़ रहा है और नई आने वाली जनरेशन को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस विषय पर क्या कहते हैं? देखिए, अब आपने तो इतनी गहरी बात पूछी है कि जब आप ये कह रहे हैं तो सबसे पहला अपराध बोध तो मेरे में ही आ रहा है कि हम लोग देखते हैं कि भाई आसपास के परिवेश में क्या हो रहा है। आदमी असल में 24 घंटे का जो चिंतन है वही अपने पेट तक का चिंतन है। आत्मा का न चिंतन है न उसकी चर्चा है कहीं। इसी कारण सारी बीमारियां देख रही हैं कि मुझसे क्या मतलब। और इसी कारण आज मनुष्य सब कुछ पैसा है लेकिन मुस्कुरा नहीं रहा है। देखते हैं उसके चेहरे पर। अब मैं अपने कॉलेज में ही देखता हूं, बहुत कम सैलरी पाने वाले मुस्कुरा रहे हैं, भंडारा भी करा रहे हैं, अब बढ़िया नृत्य भी कर रहे हैं और हम लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, चिंतन की जो दिशा है वो गड़बड़ है। और समाज के प्रति जो बातें होती कि हम एक असल में यही जो अतिशय जो भौतिकवादी एक लहर चली है और हमारी आपकी गलती भी है कि भाई जो बहुत पैसे वाला उसको हमने बहुत ज्यादा और गणमान्य तरह तरह से कर लिया है। समाज को भी थोड़ा सा ये करे कि भाई हमारी नजरों में जो तपोनिष्ठ है, जो चरित्रवान है, जो नैतिक है, तो उसका ज्यादा सम्मान होना चाहिए। तो अब कई तरह से प्रयास करने पड़ेंगे। और जो आपने कहा है ना, जैसे हम लोग देखते हैं बच्चे लाइट भी जलाए हैं, ट्यूबलाइट भी जरूरत नहीं है, पंखा भी चल रहा है और जा रहे हैं, चलते हुए छोड़ के चले जा रहे हैं। हम लोग रोजाना प्रयास करते हैं। कई बच्चे हैं, हमने काफी हमें संतोष होता है कि जाते तुरंत बंद करके जैसे, जिसको मैं देख लेता हूं तो कोशिश करता हूं कि 1 नंबर जो मेरे हाथ में उसको मैं ज्यादा दूंगा। तो ये चीजें देखिए हर पल हमें सामूहिक जिम्मेदारी है। असल में कहीं पानी गिर रहा है, कहीं मैंने देखा है बड़े पढ़े लिखे लोग पॉलिथीन समेत गौ माता को ऐसे ही रोटी फेंक, हम लोग हिना करके और छोड़ रहे हैं। पढ़े लिखे में क्या करोगे? सही। तो इतना, लेकिन हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि आपको इतनी प्रेरणा इस तरह की बातों को कहाँ से मिली है। आपने तो ऐसा छेड़ा है कि अब मैं क्या बताऊं, मन बड़ा भावुक होता है। अब सर चलते चलते एक बात और पूछना चाहूंगा। जैसा कि आज समर्पण ग्रुप काम कर रहा है इस क्षेत्र में, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे वो साफ सफाई के क्षेत्र में हो, या जो जीव जंतु पक्षी हैं उनके दाने पानी के लिए जो व्यवस्थाएं कर रहा है, तो समर्पण ग्रुप के बारे में आप समर्पण ग्रुप का कार्य हमने फेसबुक पर देखा, साफ सफाई करते हुए देखा, और उसमें जो पशु पक्षियों के लिए भी बातें की जाती है, तो पहले तो विश्वास नहीं होता है कि अपना मन कहता कोई न कोई स्वार्थ जरूर होगा। बिना स्वार्थ इस कलयुग में कौन काम करता है? कोई न कोई स्वार्थ तो होगा। लेकिन अपने को भी अब समझ में नहीं आया कि क्या स्वार्थ होगा कि भैया झाड़ू लगा रहा है, आदमी प्रेरित कर रहा है, केवल फोटो खिंचाना नहीं है। अगर सही में कुछ कर रहा है तो प्रेरणा तो मिलती है। और जैसे लगा ना भाई तमाम कपड़े हम ही लोगों के हैं, अच्छे अच्छे हैं बच्चों के इधर उधर। अब लगता है कि यार कहाँ क्या करें, किसको दें, कहाँ कैसे क्या करें। तो अब आप स्वच्छता की जो बात आपने किया है, आज पहले तो गंदगी हम लोगों को दिखती नहीं थी, उसी पर पैर रखे और चले जाते थे। अब तो देखो भाई थोड़ा सा कुछ हुआ तो लगा कि नहीं, इसको जेब में भर लो, डस्टबिन में डालो, इतने बच्चे। तो असंभव काम को भी संभव किया है। जब प्रधानमंत्री ने फावड़ा चलाया, हमारा ही शहर है काशी 80 घाट पर, तो संभव तो है, बस जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की, तो समर्पण की। तो आपके ग्रुप का नाम समर्पण है। मैं चाहूंगा कि आप लीड रोल में रहें। और कहते हैं ना कि सत्य का मार्ग अपन है तो अपने आप कारवां बनता जाता है। हर तरह की शक्तियां होती हैं, तो आपका काम शुभ है।
और निश्चित रूप से मैं तो बहुत प्रभावित होता हूँ। अभी थोड़ा समय कम है तो अपन बहुत अच्छे से पूरा नहीं, लेकिन लगता है कि कुछ काम हो रहा है ऐसे वैसे। हम लोग भी सोचते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद कुछ कम से कम जितना इस समाज से लिया है उससे ज्यादा दे के स्वर्गलोक से धार जाऊं, ये मेरी इच्छा है। और निश्चित रूप से एक मार्गदर्शक की भूमिका में है आप लोग इस समय, कि निश्चित रूप से जहां हम लोग का ध्यान भी नहीं गया, निश्चित रूप से आश्चर्य है। प्रयास हमारा यही है कि हम नई पीढ़ी को समाज से जुड़े, और इसी प्रयास में आज डॉक्टर ओपी शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए थे। आज उनके विचारों को हमने सुना, और मैं चाहूंगा कि इस तरह के विचारों को छात्र छात्राएं अपना आत्मसात करें, उन्हें अपनाएं, सुने, समझें और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। निश्चित ही अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। कह सकते हैं हम कि अभी हमारी टैगलाइन है कि अनुभवों से सीखे सफलता के, तो ये वही अनुभव है जो आपको सफल बना सकते हैं। नमस्कार।